हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी जो श्रृंखला स्टार्ट की थी आर्टिकल्स की, वो आज हम फोर्थ क्लास चौथी क्लास लेंगे। तो इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि अब तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे चीजों से। और इसके बाद कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी रीजन से, तो आज हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप जो है मतलब कमेंट करके आप वो चीजों को बताते नहीं है, तो प्लीज गाइज आप सपोर्ट करेंगे जितना चीजें उतनी अच्छी आगे बढ़ेंगी। तो ठीक है, अब चलिए जो आप और शुरू करते हैं। चलिए, आज है हमने आर्टिकल 100 तक कर लिया था। आपको याद होगा इसके पहले हमने 100 कंप्लीट कर लिया, तो आज आर्टिकल 101 करेंगे। 101 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 101 101 स्थानों का रिक्त होना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, संसद संसद के बारे में चीजें, और उसके जो चीजें हैं ना, संसद के बारे में क्या क्या कैसे होता है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम उसमें आर्टिकल 101 पढ़ेंगे, स्थानों का रिक्त होना। कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, उसके एक दूसरे सदन के स्थान को विरिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा बंद करेंगे। इसमें ये बताया गया है कि अगर मतलब कोई व्यक्ति है या कोई सदस्य है जो दोनों दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अगर मेंबर बन जाता है, तो उसको एक सदन से अपना मतलब त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही सदन का मेंबर बन सकता है। ठीक है, फिर है, इसके बाद इतना बहुत डिटेल दिया तो उसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते करते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 102, सदस्यता के लिए निर्भरताएं। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा। मतलब कौन कैसा मेंबर जो है मतलब संसद का सदस्य बन सकता है। तो इसमें कहा है, यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसके धारण करने वाले निर्धारित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया, कोई लाभ का पद धारण ना हो। मतलब कुल मिलाकर लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, वो मेंबर लाभ का पद धारण ना किया हो। फिर खा में है, यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय को ऐसी घोषणा विद्यमान है, मतलब न्यायालय में ये चीज साबित हो चुकी है तो वह विकृत चित्त है, तो वह भी नहीं हो सकता। फिर गा है, यदि वह अन्योन्मोचित दिवालिया है, मतलब वो दिवालिया है, तब भी नहीं हो सकता है। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या किसी सदस्य विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति का अभी स्वीकार किया है। मतलब कुल मिला के वो भारत का अगर नागरिक नहीं है या किसी देश की अलग नागरिकता ले लेता है या कोई ऐसा काम करता है, तो उस तब तब भी वह चीज उसको निर्धारित कर दिया जाएगा। फिर इसके अंग है इसमें, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है, या संसद के किसी विधि के द्वारा वो मतलब इलिजिबल नहीं है, तब भी ये चीज हटा दी जाएगी। फिर है आर्टिकल 103, सदस्यों को निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। जो सदस्यों की मतलब निर्भरता है, मतलब वो उनके जो मतलब एलिजिबिलिटी को लेके जो चीजें हैं, वो संबंधित प्रश्न कहाँ विनिश्चय है, मतलब किसमें, आर्टिकल 103 में। यदि वह प्रश्न उठता है कि संसद किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। मतलब देखिए, अभी इसमें एक क्वेश्चन आपका निकल जाता है अच्छे से, कि अगर जो है मतलब जो अभी बताया गया, दिवालिया हो, वित्तीय हो, या इनमें से अगर कोई एक चीज होगा, तो उसके बाद जो इसका निर्णय करेगा, उसकी निर्भरता का जो निर्णय राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वो ही लास्ट मान्य होगा। ठीक है, इसमें दूसरा है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा। मतलब ये भी देखिए, अब ये भी चीजें मतलब एक कंडीशन रख दी गई, अगर राष्ट्रपति तो मतलब उसका राय जो होगी वो लास्ट होगी, वही मानी जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग की राय लेनी पड़ेगी। ठीक है, अनुसार कार्य करेगा जो राष्ट्रपति की मतलब अरे जो निर्वाचन आयोग का के जो राय होगी उसके हिसाब से काम करेगा कौन, राष्ट्रपति। फिर आर्टिकल 104 है, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आहिर न होते हुए ही या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। मतलब अगर मान लो कोई मेंबर को है जो है मतलब सब प्रतिज्ञान करने से पहले या इतना होते हुए
या मतलब निर्धारित किए जाने पर, तो अगर वो संसद के सदन में बैठता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं के अनुपालन करने से पहले, या वह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए आहित नहीं हूँ, मतलब वो जानता मैं इलिजिबल नहीं हूँ उसकी सदस्यता के लिए, फिर भी निर्वाचित कर दिया गया है, या संसद द्वारा बनाई गई विधि के बंधों के द्वारा ऐसा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सदस्य के रूप में बैठता है, अगर वो सदस्य के रूप में बैठता है, फिर भी वो सदस्य के रूप में बैठता है, मत देता है, अपना मतदान करता है, वह प्रत्येक दिन के लिए, मतलब हर दिन जितने दिन बैठेगा उस दिन के लिए इस प्रकार बैठता है या मत देता है, तो 500 रुपए, मतलब हर दिन के हिसाब से उसे 500 रुपए शास्त्री भागी होगा, मतलब उसको जुर्माना टाइप का पड़ेगा 500 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है 105, संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद को वक्त स्वतंत्र होगा। मतलब संसद में जो लोग वाद विवाद करते हैं उसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, किसके आर्टिकल 105 के थ्रू। फिर इसके बाद इसमें दो है, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात, क्या कही गई किसी बात, किसी कही गई किसी बात, एक मिनट, क्या है, कही गई किसी बात, कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में, क्या किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, मतलब न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती, जो भी वहां पे वाद विवाद हो, जो भी चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ जो है न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जाएगी। संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। फिर 3 है, अन्य बातों पे संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे, और जब तक, एक मिनट, जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक अधिनियम 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले इस सदन की और उसके सदस्यों की समितियों की थी। ठीक है, इसमें उत्तर डिटेल में हो दिया तो छोड़िए, अब आगे नेक्स्ट आर्टिकल पे है। आर्टिकल 106, सदस्यों के वेतन और भत्ते। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, क्या है, ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो भारत डोमिनियन का संविधान सभा के सदस्यों इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी, क्या ठीक पहले लागू थी, प्राप्त करने का हकदार हो गए। विधायी प्रक्रिया, अब इसमें विधायी प्रक्रिया दिया गया इसी इसी के अंतर्गत। आर्टिकल 107 है, विधायकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। ठीक है, तो इसमें क्या है, धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 से 117 में उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। ठीक है, इसमें विधेयकों जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें दूसरा क्या है, अनुच्छेद 108 और 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधक के बिना या केवल ऐसे संशोधन सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते। फिर 3 है, इसमें संसद में लंबित विधेयक सदनों में सत्रावसान के कारण व्यवगत नहीं होगा, मतलब संसद में जो विधेयक अगर कोई लंबित है इसका अवसान किसी भी सदन का सत्रावसान हो जाता है तो वो व्यवगत नहीं होगा। फिर चौथा क्या है, राज्यसभा में लंबित विधेयक उसके लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। मान लो राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक है और फिर लोकसभा में तो पारित जाहिर सी बात नहीं हुआ होगा, तो फिर उसको जो भी उसका भी व्यवगत नहीं होगा। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, क्या कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है और लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया और राज्यसभा में लंबित है, मतलब राज्यसभा में लंबित है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा में विघटन पर व्यवगत हो जाएगा। देखो
इस लाइन का क्या मतलब है, इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लो लोकसभा में कोई विधेयक पारित हो जाता है, ठीक है, और फिर लोकसभा भंग हो जाती है या कोई सत्रावसान हो जाता है, तो जब राज्यसभा में अगर वहां मतलब विधेयक पहुंच गया था और उस पे बात मतलब चर्चा होनी बाकी थी, तो वो अपने आप ही विधेयक व्यवगत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा ने पास कर दिया था, लोकसभा ही भंग हो गई, तो फिर विधेयक भी कैंसिल हो जाता है। फिर आर्टिकल है 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन में प्रेषित किए जाने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है, का में है, खा में क्या है, विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन का अंतिम रूप से असहमत हो गए हों, या दूसरे सदन के विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गया हो, तब जो है संयुक्त अधिवेशन बैठेगा। अब इसमें दूसरा क्या है, 6 मास की ऐसी अवधि की गणना करने में जो खंड 1 में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि के हिसाब में नहीं किया जाएगा जिसमें उक्त खंड के निर्दिष्ट सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है, उसी चीज का विस्तार दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 109, देखिए मैंने जितना बताया आप उतना याद रखिए, इसमें बस जो ये मैंने बताया ना ये मेन इम्पोर्टेंट ये यही इतना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 109 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है। क्या है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, मतलब धन विधेयक जो होता है ना उसके बारे में, मतलब कैसे प्रोसेस उसका होता है वो दिया गया है। एक में क्या, धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पूरी ऐसे लाइन ही पूछी जाती है कि धन विधेयक को मतलब राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं, तो इसके बारे में तो इसको राज्यसभा में क्या पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से, क्या विधेयक की प्राप्ति की तारीख से तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी। क्या, सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी, मतलब कि अगर उस 14 दिन के पहली बात तो राज्यसभा में अगर गया धन विधेयक, ठीक है, उसको 14 दिन के अंदर उसको वापस करना होगा, और उसमें कोई सजेशन दे सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, वो सजेशन दे सकता है, और वो सजेशन लोकसभा माने कि ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें क्या है, नेक्स्ट तीन में क्या है, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है, अगर मतलब लोकसभा ने जो राज्यसभा ने सिफारिश की उसको स्वीकार कर लेती है, तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 4 है, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है, तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है, तो उक्त अवधि समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 110, धन विधेयक की परिभाषा, इस अध्याय के प्रावधानों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है। देखिए इसमें मतलब धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल होगा उसमें ये दिया गया है, क्या 110 में, 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा दिया गया 110 में, किसी कर को अधिरोपण उत्सादन परिहार परिवर्तन या विनिमय, भारत सरकार द्वारा धन धार लेने या कोई प्रत्याभूत देने का विनिमय अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें धन निकालना, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, अंगा है किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय को रकम को बढ़ाना। ठीक है, अब यही चीज है, बहुत मतलब थोड़ी विस्तार में दी गई है, वैसे आपके एग्जाम में इतना आएगा नहीं लेकिन मैंने एक बार बता दिया है ताकि आपको भी पता रहे धन विधेयक में होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है 111, विधेयकों पर अनुमति,
विधेयकों पर जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। क्या? इसके जब वो पारित कर दिया जाता है उसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। तब वो फिर उसके बाद राष्ट्रपति या तो वो मतलब बताएगा या कि विधेयक पास हो गया या तो नहीं हुआ। ठीक है। परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, क्या? अगर वो धन विधेयक नहीं है तो सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा, तब वो लौटा सकेगा विधेयक को कि वो विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करे। मतलब पुनर्विचार के लिए वह पुनः वापस कर सकता है। किन्हीं ऐसे संशोधनों को पुनर्स्थापन की वांछनीयता पर विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे। और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। वित्तीय, अब इसमें है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्रकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्रकलन में का है, इस संविधान में भारत की संचित नीति पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की मूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां और भारत की संचित नीति में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की मूर्ति के लिए उपेक्षित राशियां पृथक पृथक दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखों होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। निम्नलिखित व्यय भारत की संचित नीति पर भारित व्यय होगा। अब ये भारत की संचित नीति पर भारित व्यय है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना होगा। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल है अमर क्लासेस नाम से है। आप जब सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। लोगो यही लगा है जो चैनल का लोगो है। ठीक है, तो आपको वहां से ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। जो प्राक्कलन होते हैं उसके संबंध में जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में दिया गया है। प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत के संचित नीति पर भारित व्यय से संबंधित है, वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु इस खंड के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा निवारित करती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित है वे लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा की शक्ति होगी कि वह किसी मांग की अनुमति देने से इनकार कर दे अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे देगा। ठीक है, ये किसको मतलब अधिकार होगा? लोकसभा की शक्ति है कि वो या तो अनुमति दे दे या किसी मांग को मतलब इनकार कर दे या उसको कम कर दे। ठीक है, ये लोकसभा को पावर दी गई है किस पे? प्राक्कलनों पे। फिर तीसरा इसमें है किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, मतलब राष्ट्रपति सिफारिश करेगा तभी अनुदान दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है 114 आर्टिकल विनियोग विधेयक। क्या? विनियोग विधेयक पूछा जाता है। विनियोग विधेयक किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 114 में है। लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथासाध्य शीघ्र भारत की संचित नीति से लोकसभा द्वारा इसी प्रकार किए गए अनुदानों की और भारत की संचित नीति पर भारित किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण को दर्शित रकम से किसी भी दिशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशि, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं ना उसके लिए विनियोग को बंद करने के लिए विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा। मतलब विनियोग विधेयक उसी लिए लाया जाता है जब कोई खर्च अलॉटेड होता है, उससे ज्यादा खर्च होना होता है तो पैसे की जरूरत होती है, इसलिए विनियोग विधेयक पारित करती है फिर संसद। फिर आर्टिकल 115 है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, उसी के बारे में है। इसमें कहा है अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है या खाया किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है क्या 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान।
ठीक है, क्या है, लेखानुदान, अप्रत्यानुदान और अपवादानुदान किसमें है, 116 में आर्टिकल। इसमें कहा है, किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्रकलित व्यय को संबंध में कोई अनुदान उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया को पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार विधि पारित होने तक अग्रिम देने की हाँ में क्या है, जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है, तब भारत के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की गा में है, किसी वित्तीय वर्ष को चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है ऐसा कोई अपवाद अनुदान करने की। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किसमें है, 117 आर्टिकल में है। अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड या का से या 4 में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। मतलब जो 110 के अंतर्गत या जो भी है तो उसके बारे में बताया है। ऐसा देखो, जो धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक ही होता है, मतलब सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, ये याद रखिएगा लाइन। ठीक है, इसलिए है क्योंकि वित्त विधेयक बहुत ब्रॉड है, उसमें बहुत 3 चीजें डिवाइड है, उसमें सब कुछ आ जाता है। धन विधेयक कुछ चीजें डिफाइन है, इतने इतनी चीज ही आएंगी, पहले ऊपर मैंने डिस्कस किया था। तो प्रस्तावित क्या, अन्यथा नहीं, मतलब इसमें है कि अगर इसके अंतर्गत कोई चीज आती है तो वो धन विधेयक है, वो राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत की जाए, परंतु किसी कर को घटाने क्या किसी कर को घटाने, उत्साधन के लिए या उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर नहीं होगी। फिर क्या है, पढ़ लेते हैं इसको भी, दो है इसी में। कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषय में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि जुर्माना या अन्य धनीय शक्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उनके समुदाय को उपबंध करता है, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन के उपबंध करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 118 प्रक्रिया के नियम। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। क्या, 118 प्रक्रिया के नियम। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। नेक्स्ट, इस बार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल है 119, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। मतलब संसद में जो वित्तीय कार्य होंगे उसके उसके विधि का द्वारा विनियमन दिया गया है, वही चीज डिटेल में बताई गई है। तो इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। मतलब संसद में जो भाषा यूज की जाएगी कौन सी क्या होगी, वो आर्टिकल 120 में बताया गया है। ठीक है, तो भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के बंदों के अधीन रहते हुए संसद में क्या कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है 121, संसद में चर्चा पर निर्बंधन। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय क्या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में कहा संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। देखो, जैसे संसद का कार्य और ये सब का था कि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती जो है कोर्ट, उसी प्रकार है कि कोर्ट के जो कार्य और जो ये सब चीजें हैं, ये सारी चीजें संसद में डिस्कस नहीं की जा सकती है। उपबंधित देशों न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं। मतलब अगर जो न्यायाधीश है उसको उसके जो है पद उस पद के मतलब उसको हटाने का अगर कोई प्रस्ताव पारित हो तो उसके अलावा और कोई डिस्कशन नहीं हो सकता किसका
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के बारे में जो न्यायाधीश हैं उनके। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 122, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। मतलब न्यायालय जो है संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता, बस इतना याद रखिए, 122 में है। फिर नेक्स्ट है अध्याय 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 123, संसद में विश्रांत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। विश्रांत का मतलब संसद में विश्रांत कालीन में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब ये है कि जब दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी परिस्थितियों में विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। ठीक है, जब कोई ऐसी परिस्थिति, विषम परिस्थिति आ जाती है या कुछ भी, या संसद नहीं चल रही है या जो भी, तो उस कंडीशन में अध्यादेश पारित कर सकती है तो राष्ट्रपति। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि अध्यादेश उसका जो मतलब वो होगा, जो इसका पावर होगा उसी तरह होगा जिस प्रकार से संसद एक अधिनियम पारित करती है, वैसे ही अधिकार इसको भी होगा, किसको, अध्यादेश जो पारित होगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, अब यहाँ से संघ की न्यायपालिका है अध्याय 4 में। अब यहाँ से हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कौन, 124, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय के बाद की स्थापना और गठन किसमें है, 124, आर्टिकल 124 में है। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और जब तक संसद, कौन, संसद विधि द्वारा अधिक संख्या निहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक, मतलब अब तो है, अब तो बढ़ा दी गई है संख्या जो है न्यायाधीशों की संख्या, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में कितना था, 7 से अधिक। और ये किसके ऊपर डिपेंड हुआ है, संसद जो है डिसाइड कर सकती है, इसको बढ़ा, मतलब बढ़ा सकती है संसद। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, उसी के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो छोड़ देते हैं। आर्टिकल है 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक आयोग होगा जो निम्नलिखित में से मिलकर बनेगा, अर्थात भारत का मुख्य न्यायमूर्ति अध्यक्ष पदेन सदस्य होगा। कौन, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के 2 ज्येष्ठ न्यायाधीश, कितने मेंबर हो गए, एक तो मतलब अध्यक्ष हो गया, पदेन अध्यक्ष हो गया, कौन, न्यायमूर्ति, दूसरा ये और 2 मेंबर होगा, तो कुल मिला के 3 लोग। संघ की विधि और न्याय भार साधक मंत्री, कौन, सदस्य पदेन, मतलब सदस्य पदेन होगा इसका भार। अरे अच्छा, और भी मेंबर हैं। उसके बाद क्या है, संघ की विधि के जो न्याय साधक मंत्री हैं वो भी होंगे। प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता। जहां ऐसा कोई विपक्ष में नेता नहीं है वहां लोकसभा में सबसे बड़े क्या क्या है, उसके बाद फिर क्या है, प्रधानमंत्री आएंगे। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा के विपक्ष नेता होंगे, या कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़ी जो मतलब एकल पार्टी होगी, जो अपोजिट में सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसके मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 124 का था आयोग के अतिरिक्त राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना, कौन, एनजीएसी का कर्तव्य है। नेक्स्ट है 124 का विधि बनाने की संसद की शक्ति। संसद विधि द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी तथा आयोग को विनियमों द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की रीति और ऐसे अन्य विषयों के लिए जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाए प्रक्रिया अधिगठित करने के लिए सशक्त कर सकेगी। फिर आर्टिकल 125 है न्यायाधीश के वेतन। न्यायाधीश का जो वेतन होगा वो क्या होगा, वो आर्टिकल 125 में है, उसी के बारे में डिटेल में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे 126 126 आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में दिया गया। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित के कारण अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीश
में से ऐसा एक न्यायाधीश जैसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, मतलब राष्ट्रपति भी इसमें मतलब नियुक्त करेगा तो पालन करेगा। फिर है 127, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में किसमें दिया गया है, आर्टिकल 127 में। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है तदर्थ न्यायाधीश। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त ना हो, मतलब अगर गणपूर्ति नहीं होती है तब उस समय जो है मतलब हम एक टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से किसी न्यायाधीश को नियुक्त कर मतलब शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 128, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थित, मतलब जो उच्चतम न्यायालय की जो बैठकें होती हैं उसमें जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। उसी के बारे में किसने दिया गया, आर्टिकल 128। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे आर्टिकल 129, उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में कहता है, तो किस आर्टिकल में कहता है, आर्टिकल 129 में। 130, उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होगा, ये राष्ट्रपति अनुमोदन के समय समय पर नियत करेंगे। कौन 103 आर्टिकल 103 में है, नियत करें मतलब कौन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों द्वारा और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच होगा। का खागा के बंद दिए गए 131, 131 का केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता, मतलब जो उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता उसको आप दिया गया कि इसमें 131 का काम है। 132 में क्या है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, कुछ मामलों में क्या, उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, मतलब उच्च न्यायालय और अधिकारिता किसकी रहेगी, उच्चतम न्यायालय की। नेक्स्ट आर्टिकल है 133, उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। कहाँ, उच्चतम न्यायालय में होगी। इसकी अंतिम अपील जो है कहाँ होगी, उच्चतम न्यायालय में होगी। फिर 134 आर्टिकल 134, दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय के अपील का अधिकार होगा कौन सा, दंडिक अपराध में। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दंडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम विदेश या आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। कहाँ होगी, उच्चतम न्यायालय में होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 124 का क्या है, आर्टिकल 124 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। प्रत्येक उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 132 के खंड 1 में, अनुच्छेद 133 के खंड 1 या अनुच्छेद 134 के खंड में विनिर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित है या देता है, इस प्रकार पारित दिए जाने के पश्चात यथाशीघ्र शीघ्र इस प्रश्न का अवधारणा की उस मामले में संबंध में यथास्थित अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के खंड 1 या अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड में विनिर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 135, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्तत्व होना। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 126, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। देखिए कुछ जो आर्टिकल है इनके बारे में बहुत सारी चीजें मतलब एकदम डिस्क्राइब की गई हैं, तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं करवा रही हूँ। जो मेन है हाईलाइटेड वही उतना करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जितना रिलेवेंट उतना ही पढ़े, मतलब बहुत ज्यादा मैं तो इसलिए लाई हूँ क्योंकि आपको ये जो मतलब उसमें लगता है ना समझ नहीं आता, पॉलिटिक क्वेश्चन समझ नहीं आता, आता भी है फिर भी नहीं हो रहा मेरे से क्वेश्चन, तो ऐसे रहते हैं क्वेश्चन। ये जो एकदम हिंदी में है तो मतलब इसकी अलग ही हिंदी होगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल चीज है ना, तो पॉलिटिक के हिसाब से चीजें हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ डायरेक्ट, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन करने में, ठीक है। 136 क्या है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, मतलब अगर अपील करना हो तो उच्चतम न्यायालय की अपील मतलब इजाजत की आवश्यकता होगी। 137 में क्या है, निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, मतलब ये जो पुनर्विलोकन की शक्ति है ना उच्चतम न्यायालय को, इसी के अंतर्गत प्राप्त होती है। क्या, आर्टिकल 137 का संसद द्वारा बनाई गई किस मतलब जो उसके निर्णय होते हैं उसको पुनर्विलोकन कर सकती है। आर्टिकल 138,
उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, मतलब उच्चतम न्यायालय जो है उसकी अधिकारिता की वृद्धि की जा सकती है। क्या है, उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद भी द्वारा प्रदान करे। मतलब कौन प्रदान करेगा इसको, अलग मतलब जो एक्स्ट्रा शक्तियां हैं, कौन, संसद करेगा। कौन, संसद। आर्टिकल 139, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। कुछ रिट मतलब निकालने जाने का, उसके बारे में दिया गया क्या, 139। तो 139 का कुछ मामलों का अंतरण है। यदि किसी मामले जिनमें विधि के समान या सारता समान प्रश्न अंतर्लिप्त है, उच्चतम न्यायालय के और या एक अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है और उच्चतम न्यायालय को स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा या किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न है, तो उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों में स्वयं निपटा सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 140, उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां। संसद भी द्वारा उच्चतम न्यायालय की ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी। कौन, संसद करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये कौन करेगा, संसद करेगी। संसद जो है उच्चतम न्यायालय को कुछ जो है शक्तियां दे सकती है, उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से अवगत असंगत ना हो, मतलब संविधान से असंगत ना हो, तो उसको संसद जो है दे सकती है। किसको, उच्चतम न्यायालय को। उस न्यायालय को ऐसे संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता के अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए, क्या, अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए संसद जो है तो बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो, मतलब जरूरी लगते हैं तो संसद ये चीज मतलब शक्तियां अनुषंगिक, मतलब उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां मतलब और शक्तियां प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 141, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अवध कर। मतलब उच्चतम न्यायालय अगर कोई चीज बोलता है या घोषित करता है तो वो जो अन्य न्यायालय होंगे ना निचले लेवल पे, उनको सबको मानना पड़ेगा। उसी के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 142, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रक्रिया आदि के बारे में आदेश। जो उच्चतम न्यायालय आदेश देता है या डिक्री देता है उसके बारे में दिया गया, किसमें, 142 में। फिर आर्टिकल 143 है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, कि जो उच्चतम न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति मतलब किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है, 143। मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको अगर किसी किसी मुद्दे पे परामर्श चाहिए होगा तो वो उच्चतम न्यायालय से ले सकता है, लेकिन ये उच्चतम न्यायालय जो जो मतलब उसको सलाह देगा वो बाध्यकारी नहीं होगी राष्ट्रपति पे, वो राष्ट्रपति पे डिपेंड है माने कि ना माने। ठीक है। आर्टिकल 144, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। मतलब जो वो होंगे न्यायिक प्राधिकारी या सिविल जो अधिकारी होते हैं जो उच्चतम न्यायालय की सहायता करते हैं कि उसके कार्य और कार्यवाही हुए, उसके बारे में कहा दिएगा, आर्टिकल 144। फिर आर्टिकल 144 का कहा विधियों की संवैधानिक वैधता संबंधी प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। फिर आर्टिकल 145, न्यायालय के नियम जो होंगे उसके बाद वो किसमें दिए गए, आर्टिकल 145 है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 146, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवक तथा व्यय। मतलब जो उच्चतम न्यायालय में व्यय और ये सब चीज है उसके बारे में किसमें दिया गया, आर्टिकल 146 में। 146 में क्या दिया गया, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवक तथा जो मतलब जो उसके कर्मचारी और ये सब है ना उसका जो व्यय होता है किसमें दिया गया है, आर्टिकल 144 में, 146 में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 147, निर्वाचन। इस अध्याय में और भाग 6 अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के अथवा किसी परिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वाचन के बारे में विधि से किसी सारवान प्रश्न पर प्रति निर्देश है। फिर आर्टिकल 148 है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। क्या है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में दिया, किसमें, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 दिया गया है। तो इसमें क्या है, भारत भारत को एक नियंत्रक महालेखा होगा जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। मतलब आर्टिकल 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इतना याद रखिए, उसी के बारे में दिया गया डिटेल में। नेक्स्ट आर्टिकल है
149 नियंत्रक महालेखा के कर्तव्य और शक्तियां, जो इसके मतलब कर्तव्य और कार्य जो होंगे वो किसमें दिया गया है, 149 में। फिर 150 में क्या, संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, जो संघ और उसका राज्य है उसके बीच लेखा का क्या प्रारूप होगा, वो आर्टिकल 150 में दिया गया है। फिर आर्टिकल 151 में क्या है, सब परीक्षा प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ में लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष, क्या राष्ट्रपति के समक्ष, एक मिनट, क्या है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो लेखा परीक्षा और ये सब लेखाएं होंगी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है क्या, 152 परिभाषा। अब चलिए भाग 6 आ गया, भाग 6 आ गया, राज्य स्टेट के बारे में है। तो स्टेट के बारे में कल, इसको कल हम कल शुरू करेंगे, क्योंकि इतना हो गया है, क्योंकि अब चीजें याद भी रहनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा ज्यादा करवा दें फिर आपको प्रॉब्लम भी होगी याद करने में। ठीक है, तो ये मतलब भाग 6 से कल हम करेंगे। आज इतना ही रखेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस। और आपसे ये मतलब है, रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को फॉलो करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। और जो भी आपको दिक्कत है या जो भी है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, चीजें धीरे धीरे और अच्छी होती जाएंगी जैसे आपका सपोर्ट बढ़ता जाएगा। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि चीजें और अच्छी आएंगे, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाए ताकि आपके एग्जाम में रिलेवेंट हो और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू गाइस, धन्यवाद। तो यहीं कल करते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।